सभी को नमस्कार। लर्निंग बुक के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए प्री एग्ज़ाम्स के सामान्य हिंदी के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी व्यंजन संधि की और उसके सारे नियम पढ़ लिए थे, और इस वीडियो में हम लोग संधि के आखिरी भाग की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है विसर्ग संधि। तो सबसे पहले कि विसर्ग क्या होता है, तो ये अह की ध्वनि होती है, मतलब जो अह होता है उसे ही हम लोग विसर्ग कहते हैं। और आप लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि स्वर या व्यंजन के बाद जो हकार की ध्वनि हो उसके साथ जुड़ी हुई उसे विसर्ग कहते हैं। हकार से मेरा मतलब ह से नहीं है, मेरा मतलब अह की ध्वनि या अह के स्वर से ही है। तो इस प्रकार से आप लोग इसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले विसर्ग का स्वर या व्यंजन के मेल से जो उसमें परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो ये तो हो गई विसर्ग संधि की बात, उसकी परिभाषा। ध्यान रखिएगा कि विसर्ग में ही परिवर्तन होगा। जब भी परिवर्तन होगा तो विसर्ग में होगा। तो इसके कुछ नियम हैं जो कि बहुत ही आसान से हैं और तुरंत ही समझ में आ जाएंगे आपको। और इस वीडियो के बाद मुझे नहीं लगता है कि और आपको कहीं और कोई सा भी वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी विसर्ग संधि को समझने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले नियमों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला नियम कि विसर्ग का च या छ से मेल हो, तो उस स्थिति में होता है विसर्ग का श में परिवर्तन। श शुद्ध व्यंजन, ठीक है, जो तालव्य श होता है उसमें परिवर्तन। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं निह धन छल, तो यहां पे विसर्ग और छ का मेल हो रहा है, तो ये बन गया शब्द निश्छल। बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा, बस विसर्ग श शुद्ध व्यंजन में परिवर्तित हो जाएगा। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं, नीचे लाइन भी है विसर्ग के और छ के, और जिसमें वो परिवर्तित हुआ उसके नीचे भी अंडरलाइन कर दिया गया है बोर्ड पे। उसके बाद विसर्ग का ट या ठ से मेल, तो विसर्ग का परिवर्तन हो जाएगा मूर्धन्य श में। वो शुद्ध व्यंजन मूर्धन्य श में परिवर्तित हो जाएगा विसर्ग यहां पे। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं धनु धन टंकार, तो बन गया धनुष टंकार। अब देख लीजिए यहां पे विसर्ग और ट मिले तो मूर्धन्य श शुद्ध व्यंजन में परिवर्तित हो गया विसर्ग हमारा। तीसरा नियम हम लोग देखते हैं विसर्ग का त या थ से मेल, तो इस स्थिति में क्या होगा कि विसर्ग का स शुद्ध व्यंजन में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए निह धन तेज, तो बन गया निस्तेज। यहां पे विसर्ग और त मिले तो स शुद्ध व्यंजन में विसर्ग का परिवर्तन हो गया। एक और हम लोग उदाहरण देख सकते हैं निह धन तार, तो बन गया निस्तार। यहां पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन आप लोग याद रख सकते हैं इसको भी। तो ये हमारे 3 नियम बहुत आसान से हो गए। फिर चौथे नियम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चौथा नियम है अविसर्ग वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण या अंतःस्थ व्यंजन या ह से मेल। अब यहां पे मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यहां पे विसर्ग के पहले कोष्ठक में अ क्यों लिखा हुआ है। इस वजह से लिखा हुआ है कि यहां पे जो भी वर्ण होगा जिस पर विसर्ग लगा होगा उसमें अ का स्वर होना चाहिए। ये इसकी शर्त है, एक इस नियम की यही शर्त है कि जिस भी वर्ण पर विसर्ग लगा होगा उस पर अ का स्वर होना चाहिए। तो अ के स्वर लगा हुआ वर्ण जिस पर विसर्ग है उस विसर्ग का वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण या अंतःस्थ व्यंजन मतलब य, र, ल, व या ह से मेल होगा। तो इस स्थिति में क्या होगा कि विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाएगा। ओ मतलब ओ के स्वर में या ओ की मात्रा में परिवर्तन हो जाएगा। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं मनः धन रथ, तो बन गया मनोरथ। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि न पर आप देख सकते हैं कि न के साथ विसर्ग भी है और न में अ का स्वर भी है। ठीक है, अगर यहां पे कुछ और होता तो ये परिवर्तन न होता। इस प्रकार न पर अ का स्वर भी है और विसर्ग भी है और उसका मेल हुआ है अंतःस्थ व्यंजन य, र, ल, व
तो र से विसर्ग का मेल हुआ अंतःस्थ व्यंजन से, तो विसर्ग परिवर्तित हो गया ओ के स्वर में, तो न पर ओ की मात्रा लग गई, बाकी सब वैसे ही रहा। मतलब ये ध्यान देना है हमेशा ही कि इस स्थिति में जिस वर्ण पर विसर्ग लगा होगा उसी वर्ण पर ओ का स्वर चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा चौथा नियम। पांचवें नियम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि विसर्ग का क या ख या प से मेल हो। तो इस स्थिति में क्या होगा कि विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। उदाहरण के लिए बोर्ड पर सामने आप लोग देख सकते हैं, प्रातः धन काल, विसर्ग का क से मेल तो वैसे ही रह गया प्रातः काल। अब और तो हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं ना प्रातः काल को, प्रातो काल नहीं बोलते हैं, प्रातः काल नहीं बोलते हैं, प्रातः काल नहीं बोलते हैं, ठीक है, तो प्रातः काल वैसे ही रह गया। दूसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं, दुह धन ख तो बन गया दुख। अब यहां पे एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि हम लोग अपने मुख सुख के लिए, मतलब मुख को अपने आराम देने के लिए हम लोग दुख को दुख 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 ऐसे बोलते चले जाते हैं। ठीक है, हम लोग बोलते हैं, कोई बात ऐसी नहीं है, लेकिन वास्तविक जो इसका उच्चारण है वो दुख है। मतलब द पर विसर्ग लगा हुआ है, तो जब भी बोलना है उच्चारण की दृष्टि से तो इसका उच्चारण होगा दुख, दुख नहीं होगा। तीसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं, यशः धन पालन। अब यहां पे विसर्ग का मेल हो रहा है प से, तो वैसा क्या वैसा ही रह जाएगा पूरा का पूरा, बस दोनों शब्द आपस में जुड़ जाएंगे, यशः पालन, बिल्कुल, और कोई परिवर्तन नहीं हुआ। छठा हम लोग नियम देखते हैं कि विसर्ग का श या स से मेल हो। तो इसमें दो स्थितियां बनेंगी और दोनों ही सही हैं। पहली स्थिति कि विसर्ग अपरिवर्तित रहेगा, मतलब उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, और दूसरी स्थिति कि विसर्ग का सामने वाले स में परिवर्तन हो जाना। सामने वाले स का क्या मतलब है कि कोई भी सामने शब्द हो जो हमारे तीन स हैं, स श श, मतलब दंत्य स, तालव्य श और मूर्धन्य श, तो ये हमारे तीन स हैं। सामने जो भी इनमें से स होगा, चाहे वो दंत्य स हो, चाहे वो तालव्य श हो, चाहे वो मूर्धन्य श हो, विसर्ग का उसी में परिवर्तन हो जाएगा, मतलब उसी के शुद्ध व्यंजन में परिवर्तन हो जाएगा। उदाहरण के लिए दुह धन शासन, तो यहां पे दुःशासन भी लिखा जा सकता है और दुःशासन भी लिखा जा सकता है। आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं कि विसर्ग का शुद्ध तालव्य श व्यंजन में परिवर्तन हो गया, क्योंकि दुह के साथ सामने शासन में तालव्य श था, तो विसर्ग का उसी श के शुद्ध व्यंजन में परिवर्तन हो गया। दूसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं, निह धन संदेह, तो बन गया निसंदेह या निस्संदेह, दोनों सही है। अगर कोई भी ऑप्शन आ जाता है एग्जाम में तो आप लोग किसी एक पर भी टिक लगा के आ सकते हैं, गलत नहीं होगा। लेकिन अगर कोई एक आता है तो ये दोनों आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये हो गया हमारा निस्संदेह, मतलब निह के साथ जो विसर्ग है उससे स का मेल हो रहा है, तो विसर्ग हमारा शुद्ध व्यंजन स में परिवर्तित हो गया। सामने स है तो शुद्ध व्यंजन स में हमारा विसर्ग परिवर्तित हो गया। या फिर अगर नहीं परिवर्तित होगा, नहीं परिवर्तित करना है तो निसंदेह भी लिख सकते हैं, वो भी सही होगा, वो गलत नहीं होगा। अब हम विसर्ग संधि के आखिरी दो नियमों पर बढ़ते हैं। इन दो नियमों को आप अपवाद के तौर पर भी देख सकते हैं। सबसे जो हमारा दूसरा आखिरी नियम है, मतलब सातवां नियम विसर्ग संधि का, वो है ई या उ विसर्ग का क या प से मेल। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि अ विसर्ग मतलब वह विसर्ग व्यंजन जिस पर अ का स्वर लगा हो। इसी प्रकार ई या उ विसर्ग का मतलब हो गया कि वह विसर्ग व्यंजन जिस पर ई या उ का स्वर लगा हो। तो इसका अगर क या प से मेल होगा तो उस स्थिति में क्या होगा कि विसर्ग का श में परिवर्तन हो जाएगा। श शुद्ध व्यंजन मतलब मूर्धन्य श शुद्ध व्यंजन में परिवर्तन हो जाएगा। मैं इन्हें अपवाद के तौर पर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी हम लोगों ने पांचवा नियम यही पढ़ा था कि विसर्ग का क ख या प से मेल तो विसर्ग अपरिवर्तित रहता है,
कोई अंतर उसमें नहीं आता, कोई उसमें परिवर्तन नहीं आता। लेकिन इसमें देखिए कि विसर्ग यहां पे परिवर्तित हो रहा है। तो सबसे पहला उदाहरण निह धन कपट, तो बन गया निष्कपट। अब यहां पे न पर ई का स्वर भी है, विसर्ग भी है और इनका मेल क से हो भी रहा है, तो विसर्ग परिवर्तित हो गया मूर्धन्य श शुद्ध व्यंजन में, निष्कपट बन गया। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण चतुः धन पथ, तो बन गया चतुष्पथ। अब इसमें भी देखिए यही हो रहा है कि उ का स्वर भी है, त पर विसर्ग भी है और प से मेल हो रहा है, तो वो बन गया चतुष्पथ, मतलब मूर्धन्य श में परिवर्तन हो जाना विसर्ग का। तो ये पहला अपवाद ये हो गया। दूसरा अपवाद ये होगा कि अ या आ विसर्ग का क या प से मेल, मतलब विसर्ग पर अ या आ का स्वर हो उस व्यंजन पर और विसर्ग भी लगा हो और क या प से मेल भी हो, तो इस स्थिति में विसर्ग का स में परिवर्तन हो जाता है, स शुद्ध व्यंजन में। उदाहरणार्थ हम लोग देखेंगे नमः धनकार, तो बन गया नमस्कार। अब म पर अ का स्वर भी है और विसर्ग भी लगा हुआ है, साथ में क से मेल भी हो रहा है, तो विसर्ग का परिवर्तन हो गया स शुद्ध व्यंजन में, बन गया नमस्कार। दूसरा उदाहरण पुरः धनकार, तो र पर अ का स्वर भी है, विसर्ग भी लगा हुआ है र पर और क से मेल भी हो रहा है, विसर्ग परिवर्तित हो गया स शुद्ध व्यंजन में, बन गया पुरस्कार। तो ये दो जो नियम है आखिरी के, ये आप लोग अपवाद की तरह भी देख सकते हैं, आप लोग इसे भिन्न नियम भी मान सकते हैं, लेकिन अगर मेरी माने तो अपवाद की तरह देखें, वो आपको ज्यादा मदद करेगा, क्योंकि विसर्ग एक जगह क ख या प से मिलकर के अपरिवर्तित रह रहा है, इस वजह से इसको अपवाद की तरह देख सकते हैं हम लोग। तो ये हो गए हमारी विसर्ग संधि के नियम, और इस प्रकार जो विसर्ग संधि का हमारा ये पाठ था ये पूरा होता है। अगले वीडियो में हम लोग आगे के टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लाइक करिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए लर्निंग बुक, ताकि आपको और भी ऐसे वीडियोस मिलते रहें आगे। अगले वीडियो में आप सबसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।